अस्सलाम वालेकुम। सीन विस्टा में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कराची की शामें एक अजीब सी दिलकशी रखती हैं, खास तौर पर हमारे गार्डन के इलाके में, जहाँ दिन भर की भागदौड़ के बाद गलियाँ आहिस्ता आहिस्ता सुकून की चादर ओढ़ लेती हैं। मेरा नाम वलीद है और ये कहानी मेरी है, या शायद उस गली की, उस बंद मकान की, या उन अनदेखी मखलूकात की जो हमारे वहम बगुमान से कहीं ज़्यादा हकीकत के करीब होती हैं। हमारी गली भी किसी आम कराची की गली जैसी थी। दिन में बच्चों का क्रिकेट खेलना, पतंगबाजी के मुकाबले और शाम होते ही कोने वाले चाय के ढाबे पर दोस्तों की महफिलें। मैं और मेरा दोस्त हामिद अक्सर अपनी गली के नुक्कड़ पर बैठकर घंटों गपशप करते। हमारी गुफ्तगू का कोई एक मौजू नहीं होता था, सियासत से लेकर क्रिकेट तक और मोहल्ले में आने जाने वालों बदतजीए तक सब कुछ शेर बहस आता। मेरी गैलरी से गली का पूरा मंजर साफ दिखाई देता था। सामने वाला मकान शुजा भाई का था, जो अपने खानदान के साथ तकरीबन 1 साल पहले कनाडा मुंतकिल हो गए थे। एक हंसता बसता घर अब एक वीरान और खामोश हवेली में बदल चुका था। उसके बड़े से आहनी गेट पर झंग लगना शुरू हो गया था और दीवारों पर जगह जगह पौधे उगाए थे। हम लड़कपन में इसी घर के सहन में खेला करते थे, मगर अब उसकी तरफ देखते हुए भी एक अनजाना सा खौफ महसूस होता था। हामिद अक्सर मजाक में कहता, यार वलीद, ये घर अब भूतों का मस्कन बन गया है। रात को इसकी छत पर मत देखा कर, कोई चुड़ैल वुड़ैल नजर आ जाएगी। मैं हंसकर टाल देता, अबे चल, कुछ नहीं होता, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मगर दिल के किसी कोने में एक खटका सा लगा रहता था। रात की खामोशी में जब सब सो जाते तो वो बंद मकान मजीद पुरअसरार और खौफनाक लगने लगता था। उसकी खिड़कियां ऐसे लगती जैसे खाली आंखें मुझे घूर रही हों। यह अक्टूबर की एक आम सी रात थी। हवा में हल्की सी खनकी थी और गली में मुकम्मल सन्नाटा तारी था। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक मोहल्ले के कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे, एक साथ एक ही सुर में, जैसे उन्होंने कोई गैर मामूली चीज़ देख ली हो। उनका भौंकना आम नहीं था, उसमें एक वहशत थी, एक खौफ था जो मेरे दिल में भी उतरने लगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और अपनी गैलरी की तरफ बढ़ा। गली में स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। कुत्ते बेतहाशा भौंकते हुए सामने वाले बंद मकान की गेट की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने गौर से मकान की तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था, खामोश, बेहिस ओ हरकत। शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी। मगर फिर जो मंजर मैंने देखा, उसने मेरे खून को रगों में जैसे जमा दिया। शुजा भाई के बंद मकान का भारी भरकम आहनी गेट, जिस पर बड़ा सा ताला लगा था, एक हल्की सी चरचाहट के साथ खुद ब खुद खुलने लगा। कुत्ते अब भौंकने के बजाय खौफजदा होकर हुर्राने लगे थे। मेरा दिल हलक में आ गया था। मैंने अपनी आंखों को मला, शायद ये मेरा वहम था, मगर ये वहम नहीं था। गेट के अंधेरे से पहले एक लंबा स्याह साया नमूदार हुआ। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा था और उसके जिस्म पर जैसे कोई काला चोगा लिपटा हुआ था। उसके पीछे एक औरत निकली, जिसने सर से पांव तक खुद को काली चादर में ढांप रखा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी चाल में एक ऐसी दहशत थी जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो दोनों गली में आए, तमाम कुत्ते एक साथ एक ही लम्हे में मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए, जैसे किसी ने उनकी आवाज़ छीन ली हो। वो दम दबाकर अंधेरी गलियों में गायब हो गए और गली में एक मौत का सा सन्नाटा छा गया। वो दोनों पुरअसरार वजूद आहिस्ता आहिस्ता गली के कोने की तरफ बढ़े और अंधेरे में यूं गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उनके जाने के बाद बंद मकान का गेट उसी चरचाहट के साथ खुद खुद बंद हो गया। मैं साकित खड़ा था। मेरे जिस्म से पसीने छूट रहे थे और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। क्या ये ख्वाब था या कोई भयानक हकीकत? मैं भागकर कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात मैं सो नहीं सका। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। वो लंबा काला साया, वो पुरअसरार औरत और वो खौफनाक खामोशी। अगले दिन मैंने हामिद को ये वाकया सुनाया। उसने हस्बे मामूल मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। यार वलीद, लगता है आजकल हॉरर फिल्में ज़्यादा देख रहा है। बंद घर से कौन निकलेगा, और कुत्ते तो वैसे भी खामोश हो जाते हैं। हामिद, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आवाज़ में एक लर्जिश थी। अच्छा चल, मान लिया, हो सकता है कोई चोर हो,
उसने कंधे उचकाकर कहा, चोर जो ताला लगे गेट से निकलें और जिन्हें देखकर कुत्ते भौंकना बंद कर दें, मैंने तल्खी से कहा। हामिद के पास कोई जवाब नहीं था, मगर उसके चेहरे पर अब भी अदम यकीन था। मैं जानता था कि जब तक कोई खुद इस तजुर्बे से न गुजरे वो यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं जान चुका था कि उस बंद मकान में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बालातर था। इस वाक़े के बाद कई दिन गुजर गए। मैं रात को गैलरी में जाने से कतराने लगा, मगर तजस्सुस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। मैं खुद को रोक नहीं पाता था और अक्सर रात को छुपकर उस मकान पर नजर रखता, मगर मुझे दोबारा कुछ नज़र नहीं आया। शायद वो मेरा वहम ही था। मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सुकून आर्जी था। तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ हफ्ते गुजर गए। जिंदगी दोबारा अपने मामूल पर आ चुकी थी और मैं भी उस वाक़े को एक बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात तकरीबन 2 बजे का वक़्त होगा, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठा। किचन की खिड़की से भी सामने वाले मकान का सहन नज़र आता था। आदत के मुताबिक मेरी नज़र उस मकान की तरफ उठ गई और जो मैंने देखा उसने मेरे कदम ज़मीन में गाड़ दिए। उस बंद मकान के सहन में जहाँ सूखे पत्तों के ढेर थे, वही काली चादर वाली औरत खड़ी थी। इस बार वो अकेली थी। रात के अंधेरे में उसका काला लिबास उसे मज़ीद खौफनाक बना रहा था। वो साकित खड़ी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैं खिड़की से हटना चाहता था, मगर मेरे जिस्म ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मैं बेबसी से उसे देखता रहा। अचानक जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया हो, उसने अपना सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी चादर के साए में था, मगर उसकी आंखें खुदा की पनाह। उसकी आंखों की जगह 2 दहकते हुए अंगारे थे। उनमें से जैसे सुर्ख चिंगारियां निकल रही थीं। वो आंखें नहीं थीं, वो जहन्नुम के 2 दरवाजे थे जो सीधा मेरी रूह में झांक रहे थे। जिस लम्हे मेरी नज़र उसकी आंखों से मिली, मेरे जिस्म की सारी ताकत खत्म हो गई। मेरा खून रगों में ठंडा पड़ गया, जुबान गूंग हो गई और हल्का में कांटे चुभने लगे। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म पत्थर का हो चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी गैरमरई ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं सिर्फ अपनी आंखें झपक सकता था, और वो भी खौफ से। वो औरत मुझे घूरती रही और उसकी आंखों की चमक तेज होती जा रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से खींची जा रही है। मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ पहुंचा था। अचानक गली से हमारे मोहल्ले के बूढ़े चौकीदार रहीम चाचा की कर्जदार आवाज़ आई। वो बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। वो शायद गश्त पर निकले थे और उन्होंने उस पुरअसरार वजूद को देख लिया था। जैसे ही आयतुल कुर्सी की पहली आयत उनके मुंह से निकली, उस औरत ने एक तकलीफदेह अंदाज में अपना सर झटका। उसकी आंखों की चिंगारियां मत्थम पड़ने लगीं। रहीम चाचा वृद्ध करते हुए उस मकान के करीब आते जा रहे थे और उनकी आवाज़ में एक रूहानी कव्वत थी। उस औरत ने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। और फिर जैसे ही रहीम चाचा ने आयत मुकम्मल की, वो औरत हवा में तहलील हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। वो स्याह धुएं की तरह गायब हो गई और सहन में सिर्फ सूखे पत्ते रह गए। उसके गायब होते ही मेरे जिस्म पर से वो गिरफ्त खत्म हो गई। मैं कांपता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। रहीम चाचा भागते हुए मेरे घर के दरवाजे पर आए और दस्तक देने लगे। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला तो मैं नीम बेहोशी की हालत में था। उन्होंने मुझे उठाकर कमरे में लिटाया। रहीम चाचा ने मेरे वालिद को सारा माजरा बताया। उन्होंने बताया कि जब वो गली से गुजर रहे थे तो उन्हें मकान के अंदर एक अजीब सी आहट महसूस हुई, और जब उन्होंने गौर से देखा तो एक काला साया सहन में खड़ा था। वो समझ गए कि ये कोई शैतानी मखलूक है और उन्होंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उस रात के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। हामिद ने भी जब रहीम चाचा से तस्दीक की तो उसका चेहरा भी खौफ से सफ़ेद पड़ गया। अब वो मेरा मजाक नहीं उड़ाता था। हम दोनों जानते थे कि शुजा भाई का मकान अब इंसानों के लिए महफूज नहीं रहा। इस वाक़ये ने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। मैं कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाया। हर आहट पर चौंक जाता, हर साए से डर जाता। वो दहकती हुई आंखें मेरे जहन में नक्श होकर रह गई थीं। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो मकान हमेशा बंद ही रहे ताकि कोई और ख़ानदान इस अजाब का शिकार न हो, मगर शायद दुआएं हमेशा कबूल नहीं होती। तकरीबन 6 माह बाद
हमारी गली में एक ट्रक आकर रुका। उसमें फर्नीचर और घर का सामान लदा हुआ था। वो ट्रक शुजा भाई के बंद मकान के सामने खड़ा हुआ। हमें पता चला कि शुजा भाई ने वो मकान किराए पर दे दिया है। एक नया खानदान उस घर में मुंतकिल हो रहा था। मैं और हामिद दूर खड़े ये सब देख रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं चाहता था कि जाकर उन लोगों को सब कुछ बता दूं, उन्हें रोकूं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। लोग क्या कहते कि मैं पागल हो गया हूं, कि मैं उन्हें डरा रहा हूं। वो एक छोटा सा खानदान था, मियाँ बीवी और उनका एक बेटा जिसका नाम सलीम था। सलीम मेरी ही उम्र का था, एक खामोश तबीयत और सुलझा हुआ लड़का। कुछ ही दिनों में उससे मेरी दुआ सलाम हो गई। वो अक्सर शाम को गली में टहलने निकलता और मैं भी उसके साथ हो लेता। मैंने कई बार सोचा कि उसे उस घर के बारे में बताऊं, मगर हर बार झिझक जाता। शुरू के कुछ हफ्ते बिल्कुल पुरसुकून गुजरे। उनके आने से घर में दोबारा जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। रोशनियां जलती थीं, हंसी मजाक की आवाजें आती थीं और वो बंद मकान अब एक घर लगने लगा था। मैंने सोचा शायद हमारे जाने के बाद वो मखलूक भी चली गई हो, मगर मैं गलत था। एक शाम सलीम मेरे पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में परेशानी थी। वलीद भाई, आपसे एक बात करनी थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ सलीम, कहो, सब ठीक है? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से रात को मेरे साथ अजीब वाकयात हो रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसे वाकयात? सलीम ने बताया। रात को जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे कमरे में आता है। अक्सर मुझे लगता है कि वो अम्मी है, लेकिन जब मैं आँख खोलता हूँ तो कोई नहीं होता। कल रात तो हद हो गई। मैंने साफ देखा कि अम्मी मेरे सिरहाने खड़ी मुझे घूर रही थीं। उनकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। मैंने डर कर आवाज़ दी, अम्मी, तो वो एकदम कमरे से निकल गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं डरता हुआ अम्मी के कमरे में गया। वो आराम से सो रही थी। मैंने उन्हें जगाकर पूछा तो उन्होंने कसम खाई कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। वो कह रही हैं कि मैं बुरे ख्वाब देख रहा हूँ। सलीम की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही हो रहा था जिसका मुझे डर था। वो मखलूक अब भी उसी घर में थी और अब वो नए मकीनों को अपना निशाना बना रही थी। मैंने सलीम को तसल्ली दी। हो सकता है नई जगह है, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा हो, परेशान न हो। मैं उसे सच बताकर डराना नहीं चाहता था, मगर वाकयात बिगड़ते चले गए। सलीम रोज़ बरोज कमज़ोर और खौफजदा रहने लगा। उसने बताया कि अब उसे घर में अकेले डर लगने लगा है। उसे चीज़ें हरकत करती हुई महसूस होती, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और रात को किसी के चलने की आवाज़ें आती। उसके वालिदैन उसे डॉक्टरों के पास लेकर गए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इसे वहम और नफ्सियाती मसला करार दे रहे थे। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सलीम के वालिद अंकल रशीद एक बहुत ही अमली और मजबूत असाब के इंसान थे। वो इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। उस रात सलीम डर की वजह से अपने वालिदैन के कमरे में ही सो रहा था। आधी रात को अंकल रशीद की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक है। उन्होंने नज़र घुमाई तो उनके हल्के से एक दबे दबे चीख निकलते निकलते रह गई। सलीम के बिस्तर के पास उसके सिरहाने एक स्याह हियूला झुका हुआ था। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसके लंबे सूखे हाथ सलीम के माथे से बस चंद इंच के फासले पर थे। वो मखलूक साकित थी, जैसे सलीम की रूह को पीने की कोशिश कर रही हो। अंकल रशीद ने हिम्मत करके चीखना चाहा, मगर उनकी आवाज़ भी मेरी तरह हल्का में ही दब कर रह गई। उनका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी दहशत महसूस नहीं की थी। उस मखलूक ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और अंकल रशीद की तरफ देखा। इस बार भी चेहरा अंधेरे में था, लेकिन वो दो दहकती हुई आंखें साफ नजर आ रही थीं, वही आंखें जो मैंने देखी थीं। ये मंजर अंकल रशीद बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर गिर पड़े। उनके गिरने की आवाज़ से सलीम की वालिदा की आंख खुल गई। उन्होंने जब अपने शौहर को बेहोश और कमरे में मौजूद उस ह्यूले को देखा तो उनकी चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर वो मखलूक एक बार फिर धुएं की तरह हवा में तहलील हो गई। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई। अंकल रशीद को होश तो आ गया था, मगर वो शदीद सदमे में थे। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। मैंने उसे देखा, वो मेरे बेटे को ले जाना चाहती थी। अब पानी सर से गुजर चुका था। मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं उनके घर गया और अंकल रशीद को अपना और रहीम चाचा का सारा तजुर्बा सुनाया। मेरी बात सुनकर उन्हें यकीन आ गया कि ये उनका वहम नहीं था,
बल्कि एक भयानक हकीकत थी। अंकल रशीद ने फौरन एक आलिम ए दीन से रब्ता किया। वो एक बुजुर्ग और पहुंचे हुए शख्स थे। वो उनके घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने घर का जायज़ा लिया और कुछ देर आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा, यहाँ कोई भूत या चुड़ैल नहीं है, ये एक पुरानी मखलूक है, शायद जिन्नात में से, जिसका बसेरा इस जगह पर था। मकान के बंद रहने की वजह से उसने यहाँ मुकम्मल कब्जा कर लिया था। जब आप लोग आए तो उसे अपनी जगह पर मदाखलत महसूस हुई और वो आपको डरा कर यहाँ से भगाना चाहती है। उन बुजुर्ग ने घर में कुरान पाक की तिलावत की, पानी पर दम करके घर के कोनों में छिड़का और सलीम को एक ताबीज़ दिया। उन्होंने हिदायत की कि घर में हर वक्त कुरान की तिलावत चलती रहे और नमाज की पाबंदी की जाए। कुछ दिनों तक इस अमल को दोहराने के बाद घर में सुकून होने लगा। पुरस्कार वाक़यात बंद हो गए और सलीम की हालत भी बेहतर होने लगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया क्योंकि वो उन खौफनाक यादों के साथ वहाँ नहीं रह सकते थे। वो घर आज भी खाली है, मगर अब उसकी वीरानी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी लगती है। लोग अब उस गली से गुजरते हुए भी उस मकान की तरफ देखने से डरते हैं। ये वाक़या गुजरे कई साल हो गए हैं, मगर वो दहकती आंखें आज भी मेरे ख्वाबों में आकर मुझे जगा देती हैं। हामिद अब इन बातों पर हंसता नहीं और रहीम चाचा हर रात उस मकान के सामने रुककर आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मखलूक चली गई, कुछ कहते हैं कि वो बस खामोश हो गई हैं, अपने वक़्त का इंतज़ार कर रही हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, मगर उस दिन के बाद मुझे एक बात पर मुकम्मल यकीन आ गया कि कुछ मखलूक़ात नज़र न आने के बावजूद हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती हैं। वो बस सही वक़्त का इंतज़ार करती हैं, जब हमारा यकीन कमज़ोर हो और उनका खौफ हम पर हावी हो जाए। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।